संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, आतंकवाद छोड़े पाक तो हम द्विपक्षीय बातचीत को तैयार। संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद के माहौल में बातचीत संभव नहीं। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दिया दो टूक जवाब। कहा, यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, हमने रिश्ते सुधारने की पहल की, लेकिन बातचीत के लिए शांतिपूर्ण वातावरण जरूरी है। मोदी ने कहा, कई देशों में आतंकवाद को पनाह, हम पिछले 4 दशकों से आतंकवाद झेल रहे हैं। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, आतंकवाद दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है, इससे लड़ने के खिलाफ सबको एक साथ आना होगा। मोदी ने कहा, हम पाकिस्तान से मित्रता चाहते हैं। हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए पाक के सामने मदद का प्रस्ताव भी रखा था। मोदी ने इशारों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का ठोका दावा। कहा, यूएन में सुधार जरूरी है। मोदी ने कहा, 20वीं सदी की परिस्थितियों के ढांचे पर यूएन 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। 21वीं सदी में विश्व काफी बदल चुका है, बदल रहा है और बदलने की गति भी बड़ी तेज है। हम नए विचारों पर बल दें। अगर ये हम कर पाएंगे तभी जाकर के हमारा रिलेवेंस रहेगा। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के रहते अलग अलग समूहों के संगठन पर भी उठाए सवाल। कहा, G7 G20 के बजाय G-all की तरफ बढ़ने की जरूरत। आज हम कई जी की बातें करते हैं, जिसके नंबर बदलते रहते हैं, लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है कि हम G1 से आगे बढ़ करके G-all की तरफ कदम उठाएं। यूएन में अपने भाषण में बोले मोदी, कहा, तेजी से बदल रहा है विश्व, हमें एक दूसरे के हितों और चिंताओं का ध्यान रखना होगा। मोदी ने कहा, यूएन अगले साल अपनी 70वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। अब चुनौतियों के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी। यूएन में अपने भाषण में मोदी ने योग पर भी दिया जोर। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का दिया प्रस्ताव। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। यूएन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में दिया भाषण। 35 मिनट के भाषण में कई मुद्दों को दुनिया के सामने पुरजोर तरीके से रखा। यूएन में भाषण से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से मिले पीएम। पाक की ओर से कश्मीर मुद्दा उठाने का किया विरोध। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के सामने मोदी को सुनने उमड़े लोगों की जुटी थी भारी भीड़। यूएन दफ्तर के बाहर मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग, हाथों में बैनर लेकर मोदी की जय जयकार। न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर भी गए मोदी। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों की पत्थर की बनी पट्टिकाओं पर चढ़ाए फूल, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अमेरिका में युवाओं पर चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में मोदी को सुनने उमड़ी भारी भीड़।
सेंट्रल पार्क में मोदी ने युवाओं में भरा जोश, कहा आप हमारे भविष्य हो, आप ही हमारा कल तय करेंगे। Among the youth, because you are the future, what you do today will decide our tomorrow. मोदी ने न्यूयॉर्क को बताया ग्रेट सिटी, कहा मुझे ओपन पार्क में आकर मिली खुशी, मोदी की हर बातों पर युवाओं ने बजाई ताली। सेंट्रल पार्क में गीत संगीत के बीच पहुंचे थे मोदी। मोदी ने युवाओं को आखिर में संस्कृत के श्लोक भी सुनाए। आज न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री का भाषण, मोदी के कार्यक्रम को लेकर जमकर उत्साह। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा मोदी का भाषण। मोदी को सुनने के लिए टिकट पहले से बुक। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता, लेकिन करीब 18,000 लोग ही अंदर जा सकेंगे। मोदी के भाषण को लाइव दिखाने के लिए बड़ी तैयारी। न्यूयॉर्क में मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर लगा बड़ा स्क्रीन। मोदी के सम्मान में आज रात भारत के राजदूत देंगे डिनर। न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय मूल के लोगों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, भारत करे पहल तो हम बातचीत के लिए तैयार। सरताज अजीज ने माना, हुर्रियत नेताओं से मुलाकात का समय गलत था, लेकिन बातचीत में उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। टाइमिंग गालिबन इस लिहाज से जरूरी थी उस वक्त, क्योंकि अभी सब्सटेंशियल नेगोशिएशन नहीं हो रहे थे। जो बुनियादी बात है कि हमें कहा गया कि आप अगर मिलेंगे तो डायलॉग ही नहीं होगा, फिर तो कभी भी नहीं होगा। कि हमने कभी भी ये बात नहीं माननी कि कश्मीरी लीडर से मुलाकात न करें। सरताज अजीज ने कहा, बातचीत बंद करने का फैसला भारत का, अब उसे बहाल करने का जिम्मा भी भारत पर। कि वो जो मीटिंग उन्होंने कैंसिल की थी वो अब रीशेड्यूल करें कि जी अब कब होगी, और वो अगर हो जाए तो मामला डायलॉग शुरू हो जाएगा। क्योंकि यही बात है कि बातचीत जब तक शुरू नहीं होगी उस तक ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे मोदी, कश्मीर मुद्दे पर उन्हें और दमदार तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए था। उन्होंने दोहराया है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन कश्मीर के मामले में प्रधानमंत्री से हमें कुछ ज्यादा उम्मीद थी। प्रधानमंत्री को वहां कहना चाहिए था कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के जेल जाने से समर्थकों में हड़कंप, पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज एआईएडीएमके बुला सकती है विधायक दल की बैठक, अगले मुख्यमंत्री पर लिया जाना है फैसला। आय से अधिक संपत्ति मामले में शनिवार को बेंगलोर की विशेष अदालत ने जयललिता को सुनाई 4 साल की सजा, फौरन गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेजा गया। जयललिता के दोस्त शशिकला, वीएन सुधाकरन और जे इलावरासी को भी 4 साल की सजा, तीनों पर 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना। फैसले के वक्त अदालत के बाहर जयललिता के समर्थकों की लगी थी भारी भीड़। फैसला आते ही गम में डूबे एआईएडीएम के समर्थक। नाराज समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। चेन्नई में जयललिता के समर्थकों और डीएमके कार्यकर्ताओं में झड़प। जयललिता की गिरफ्तारी के बाद करुणानिधि के घर के बाहर आतिशबाजी से भड़के एआईएडीएम के समर्थक, दोनों ओर से पत्थरबाजी। एआईएडीएम के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में मीडिया को भी बनाया निशाना, मीडिया कर्मियों पर भी किया हमला। डीएमके के मुखिया करुणानिधि ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने की मांग। जयललिता के समर्थकों ने सुब्रमण्यम स्वामी का भी फूका पुतला, जयललिता के खिलाफ स्वामी ने भी किया था केस। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने पर कैबिनेट की मुहर, राज्यपाल ने की थी राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया था इस्तीफा, महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को होने हैं चुनाव।
बीजेपी से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे की मुंबई में पहली रैली। गठबंधन टूटने पर महाराष्ट्र की जनता से मांगी माफी, लेकिन बोले मेरे कारण नहीं टूटा गठबंधन। उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में मोदी पर किया हमला, कहा आप दिल्ली चलाइए, हम महाराष्ट्र चलाने दीजिए। मंच से उद्धव ने किया ऐलान, कहा गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियों के खिलाफ नहीं उतारेंगे उम्मीदवार, महाजन परिवार से हमारे सदैव अच्छे ताल्लुकात। हरियाणा में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के कई नेताओं ने भरा पर्चा। फरीदाबाद में उम्मीदवारों के साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद। पूरे हरियाणा में फरीदाबाद में आदरणीय मोदी जी का जादू चल रहा है। 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तय है। झारखंड में कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने ली मंत्री पद की शपथ। योगेंद्र साव की जगह कैबिनेट में शामिल। जमशेदपुर पश्चिम से विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा हम कम समय में ही बेहतर काम करके दिखाएंगे। योगेंद्र साव पर नक्सलियों की मदद करने का लगा है आरोप, अपने खिलाफ जांच के बाद छोड़ी कुर्सी।